जी, तो हम लोग कम्युनिकेशन वाले चैप्टर को डिस्कस कर रहे हैं जिसमें हमने ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, सेंसरी रिसेप्टर्स, न्यूरॉन, एक्शन पोटेंशियल इस पर बात की है। आज हम देखते हैं कि हमारा कौन सा टॉपिक है उस चैप्टर में और हम कोशिश करेंगे कि आज हम उसको एंड करें। जी, यहाँ पर हम थे रिसेप्टर्स पर। रिसेप्टर्स में डिस्कस करी थी आपके साथ, जिसमें हमने बैरो रिसेप्टर, उसके अलावा जियो रिसेप्टर, हाइग्रो रिसेप्टर इन पर बात की, कीमो रिसेप्टर पर बात की और हमने देखा कि मुख्तलिफ एनिमल्स में कीमो रिसेप्टर को क्या कहा जाता है। फोनो रिसेप्टर भी हमने डिस्कस किए। फोनो रिसेप्टर्स होते हैं जो आपके साउंड को डिटेक्ट करते हैं। तो उसके बाद हम बात करते हैं फोटो रिसेप्टर्स की। फोटो रिसेप्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ रिसेप्टर्स जो कि एनिमल्स की जो विजन है ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। फोटो रिसेप्टर। अच्छा, यहाँ पर हम फोनो की बात करते हैं। फोनो यानी जो ऊपर हम एक पढ़ रहे थे उसी की ये एक्सटेंशन है कि सेंटीपिड हैव ऑर्गन ऑफ टोमोसवरी व्हिच सम ज़ूलॉजिस्ट्स बिलीव मे बी सेंसिटिव टू साउंड। तो ये देख ले, सेंटीपिड मिलीपिड ये बेसिकली एनालिडा से बिलोंग करते हैं। ये इनके देखिए ऑर्गन का नाम बड़ा डिफरेंट सा है। फोनो रिसेप्टर का और नाम बड़ा डिफरेंट सा है जो कि zoologists कहते हैं कि ये साउंड डिटेक्ट करते हैं। however the physiology of both slit sense organ and organ of tomosvary is poorly understood। लेकिन फिजियोलॉजी मीन उनकी फंक्शनिंग जो है वो बिल्कुल भी अंडरस्टूड नहीं है, ना इनकी और ना ही स्लिट सेंस ऑर्गन की। इस डायग्राम में जो है वो आपको इसने इन्वर्टिब्रेट का फोनो रिसेप्टर दिखाया हुआ है, यानी इन्वर्टिब्रेट का आप समझ लें ईयर, जिससे वो साउंड को डिटेक्ट करते हैं। तो कुछ इस तरह का सिंपल स्ट्रक्चर है, जिसमें टिम्पैनम है और टिम्पैनम वो मेम्ब्रेन है जिसके साथ साउंड वेव जब टकराती हैं तो वो वाइब्रेट करता है और उसके साथ फिर सेंसरी न्यूरॉन और फिर ब्रेन तक मैसेज जाता है। फोटो रिसेप्टर क्या होते हैं? फोटो मीन लाइट एंड रिसेप्टर्स मीन रिसेप्टर, यानी ऐसे सेल ये ऐसे रिसेप्टर जो लाइट सेंसिटिव हों और सेंसिटिव टू लाइट। ऑल फोटो रिसेप्टर पोजेसेस लाइट सेंसिटिव पिगमेंट। और तमाम किस्म के जो भी फोटो रिसेप्टर होते हैं उनमें एक पिगमेंट पाया जाता है जो लाइट सेंसिटिव होता है और उस पिगमेंट का नाम है रोडोप्सिन या कैरोटिनॉइड। ये दोनों पिगमेंट हैं, ये आपकी आईज में भी मौजूद है। तो ये पिगमेंट्स हैं जो आपकी आईज में हैं, जो कि लाइट जब इन पर फॉल करती है तो ये सेंस करते हैं। बेसिकली दीज पिगमेंट एब्जॉर्ब फोटॉन्स ऑफ लाइट। ये बेसिकली लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं एंड देन प्रोड्यूस है जनरेटर पोटेंशियल, और फिर ये एक पोटेंशियल जनरेट करते हैं न्यूरॉन्स के अंदर, तो आपके ब्रेन तक मैसेज जाता है और फिर वापसी आपको इमेज दिखाई देता है। बियॉन्ड दिस बेसिक कॉमनैलिटी द कम्प्लेक्सिटी एंड अरेंजमेंट ऑफ फोटो रिसेप्टर विद इन वेरियस एनिमल वेरी इनक्रेडिबली। वो कहते हैं बेशक बेसिक जो प्लान है फोटो रिसेप्टर का वो कॉमन है तमाम एनिमल्स के अंदर, लेकिन वो कॉम्प्लेक्स भी बहुत ज्यादा है डिफरेंट एनिमल्स में, और फोटो रिसेप्टर्स की अरेंजमेंट वो भी बड़ी दिलचस्प है। और वो वेरी करती है डिफरेंट एनिमल्स में बहुत मुख्तलिफ तरीकों से। सर्टन फ्लैजेलेटेड इवन के प्रोटोजोआ यानी यूनिसेलुलर से ही फोटो रिसेप्टर शुरू हो जाते हैं। अब यूग्लिना जो है, यूग्लिना एक प्रोटोजोआ है that contain chlorophyll possesses a mass of bright red photoreceptor granules called stigma। ये पूछा गया क्वेश्चन है। तो अब युग्लिना जो है, युग्लिना एक ऐसा प्रोटोजोआ है जो रोशनी की मौजूदगी में वो क्लोरोफिल का इस्तेमाल करके अपनी खुराक तैयार करता है, और अगर अंधेरे में रख दिया जाए युग्लिना को तो इसकी इतनी कैपेबिलिटी है कि ये एनिमल की तरह फिर हेटेरोट्रॉफ बन जाता है। तो ये बड़ा एक दिलचस्प किस्म का यूनिसेलुलर प्रोटोजोआ है, लेकिन इसके पास भी ब्राइट रेड फोटो रिसेप्टर ग्रेन्यूल्स मौजूद हैं, उनको कहते हैं स्टिग्मा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द ग्रेन्यूल्स आर कैरोटिनॉइड, और इनका कलर रेड फोटो रिसेप्टर क्यों है? क्योंकि इनमें कैरोटिनॉइड पिगमेंट है जो जिसका कलर रेड होता है। द एक्चुअल फोटो रिसेप्टर इज द स्वेलिंग एट द बेस ऑफ फ्लैजेलम, और ये भी इसकी लोकेशन भी आप देख लें कि यूग्लिना के पास, क्योंकि आपको पता है फ्लैजेला होता है, तो फोटो रिसेप्टर मौजूद होते हैं फ्लैजेला की बेस पर। द स्टिग्मा प्रोबेबली सर्व एज अ शील्ड। स्टिग्मा जो है वो एक शील्ड का काम करता है, एक यू कैन से एक प्रोटेक्शन का काम करता है, व्हिच इज एसेंशियल इफ द फोटोरिसेप्टर इज टू डिटेक्ट लाइट
और ये ज़रूरी है उस वक़्त के लिए फोटो रिसेप्टर जब उसने रोशनी को डिटेक्ट कर रहा हो कमिंग फ्रॉम सर्टेन डायरेक्शन बट नॉट फ्रॉम अदर्स। thus अच्छा ये प्लीज़ आप ना अपना माइक म्यूट कर दें ताकि आवाज़ ना आए। अच्छा म्यूट है। यूग्लिना की बात करें कि उसके बेस फ्लैजेला की बेस पर फोटो रिसेप्टर मौजूद होता है जिसको स्टिग्मा कहते हैं, जिसमें रेड पिगमेंट कैरोटीनॉइड है। और जो यूग्लिना है वो कहते हैं द स्टिग्मा प्रोबेबली सर्व एज अ शील्ड व्हिच इज एसेंशियल। स्टिग्मा एक रुकावट, एक शील्ड, एक हिफाजत का काम करता है इफ द फोटो रिसेप्टर इज टू डिटेक्ट लाइट कमिंग फ्रॉम सर्टेन डायरेक्शन, जब किसी खास डायरेक्शन से रोशनी आ रही हो और दूसरी से ना हो। दस द फोटो रिसेप्टर प्लस द स्टिग्मा एनेबल यूग्लिना। तो इस तरह ये दोनों चीजें मिलकर यूग्लिना की बॉडी की पोजीशन को चेंज करने में उसकी मदद करती हैं ताकि फोटो रिसेप्टर जो है वो लाइट की तरफ हो और वो लाइट को डिटेक्ट कर सके। दिस हेल्प द प्रोटोजोआ मेंटेन इटसेल्फ इन द रीजन ऑफ वाटर कॉलम वेयर सफिशिएंट लाइट इज अवेलेबल। क्योंकि यूग्लिना फोटोसिंथेसिस करता है तो इसलिए वो लाइट को डिटेक्ट करने की कोशिश करता है ताकि वो फोटोसिंथेसिस करे। सम एनिमल्स सच एज अर्थवर्म लुम्ब्रिकस हैव सिंपल यूनिसेलुलर फोटोरिसेप्टर। अब अर्थवर्म तक के पास जो है वो फोटोरिसेप्टर है सिंपल किस्म का, स्कैटर्ड ओवर द एपिडर्मिस जो उसकी बॉडी के ऊपर है, कुछ एरियाज के ऊपर। अदर्स पोजेसेस मल्टी सेलुलर, और कुछ जो एनिमल है उनके पास मल्टी सेलुलर फोटोरिसेप्टर हैं जिनको फिर मजीद 3 क्लासेस में डिवाइड किया जाता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इन्वर्टिब्रेट की बात अभी तक हम कर रहे हैं, तो अभी तक ऊपर जो भी हमने फोटो पढ़े वो यूनिसेलुलर थे, लेकिन कुछ इनवर्टिब्रेट में जो फोटो रिसेप्टर है वो मल्टी सेलुलर भी देखे गए हैं, जिनके नाम क्या क्या हैं, जिनमें वो कहता है कि इसको 3 बेसिक टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, ओसिलाई, कंपाउंड आईज एंड कॉम्प्लेक्स आईज। तो ये 3 तरह की आईज हैं जो कि इनवर्टिब्रेट में पाई जाती हैं, जो जो कि मल्टी सेलुलर फोटो रिसेप्टर रखती हैं अपने अंदर। अच्छा यहाँ पर हम आते हैं ओसिलाई। ओसिलस जो है वो सिंगुलर है, इज सिंपली अ स्मॉल कप लाइंड। ये एक स्मॉल कप है लाइंड विद लाइट सेंसिटिव रिसेप्टर, जिसके अंदर लाइट सेंसिटिव रिसेप्टर मौजूद होते हैं एंड बैक्ड बाय लाइट एब्जॉर्बिंग पिगमेंट, और इनके अंदर लाइट को एब्जॉर्ब करने वाला पिगमेंट भी मौजूद है। द लाइट सेंसिटिव सेल्स आर कॉल्ड रेटिन्यूलर सेल। अब ये देख लें, ये वो बेसिकली प्लान वही है जो आगे आकर वर्टिब्रेट की आईज में होता है। तो इसके अंदर रेटिनुलर सेल है जो लाइट सेंसिटिव है एंड कंटेन अ फोटो सेंसिटिव पिगमेंट। स्टिमुलेशन बाय लाइट, और जब लाइट इनके ऊपर फॉल करती है इन पिगमेंट्स पर, कॉजेज अ केमिकल चेंज इन द पिगमेंट। तो पिगमेंट में तब्दीली आती है लीडिंग टू जिसकी वजह से फिर एक पोटेंशियल जनरेट होता है विच कॉजेज एन एक्शन पोटेंशियल। और एक्शन पोटेंशियल जो है दैट सेंसरी न्यूरॉन कैरी, फिर सेंसरी न्यूरॉन वो पोटेंशियल उठा कर ले जाते हैं फॉर इंटरप्रिटेशन एल्सवेयर इन एनिमल्स बॉडी। तो ओसिलाए का वर्ड आपने याद रखना है। ओसिलाए ये हम देखते हैं आगे कि किस तरह के एनिमल्स में मौजूद होती है। दिस टाइप ऑफ विजुअल सिस्टम गिव एन एनिमल इंफॉर्मेशन अबाउट लाइट डायरेक्शन। रोशनी किस डायरेक्शन से आ रही है, उसकी इंटेंसिटी कितनी है। लेकिन इनमें इसका मतलब ये नहीं है कि ये कोई प्रॉपर इमेज बना लेते हैं। इसका जो इन्वर्टिब्रेट है उनमें जो उनके फोटो रिसेप्टर है उनका मकसद सिर्फ इनको लाइट की शिद्दत यानी इंटेंसिटी और डायरेक्शन के बारे में बताना है। ओसिलाई आर कॉमनली इन मैनी फाइला। ये ज्यादातर होती है एनिलिडा। एनिलिडा में अर्थवर्म आता है। एनिलिडा में जो है वो लीच एक एनिमल है, वर्म है, वो आता है। मोलस्का जो है आपके सॉफ्ट बॉडीड एनिमल है जिनमें स्नेल, स्लग, स्क्विड, लोलीगो, और ये जो सारे एनिमल हैं, सी एनिमून, जेलीफिश, ये सॉरी सी एनिमून एंड जेलीफिश आर नाइडेरियन। मोलस्का जो है इसमें गार्डन स्नेल, बायवैल्व मोलस्क, गैस्ट्रोपोड, सफेलोपोड, ऑक्टोपस, स्क्विड, लोलीगो, ये सारे मोलस्क हैं। और आर्थ्रोपोडा तमाम इंसेक्ट, आपको पता है कि आर्थ्रोपोडा इज द बिगेस्ट फाइलम, और इंसेक्ट इसमें आते हैं। और आर्थ्रोपोडा की बड़ी जो है ना ये ओसिलाई की फॉर्म में इनकी आई होती है, ये रोशनी को डिटेक्ट करते हैं। कंपाउंड आई किसमें होती है? कंपाउंड, अब उसने शुरू में आपको बताया कि फोटो रिसेप्टर को, मल्टी सेलुलर फोटो रिसेप्टर को 3 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, ओसिलाई, कंपाउंड आईज और कॉम्प्लेक्स आईज। अब ओसिलाई की बात हम कर चुके हैं। कंपाउंड आई कंसिस्ट ऑफ अ फ्यू टू मेनी डिस्टिंक्ट यूनिट।
कॉल्ड ओमाटीडिया। ये भी बड़ा पूछा गया क्वेश्चन है। जो कंपाउंड आई है उसके अंदर कई यूनिट्स होते हैं, उन यूनिट्स को कहा जाता है ओमाटीडिया। ओमाटीडिया लिटिल आई, यानी कि यहाँ से आई जो है ना आप इसको कह सकते हैं। ऑल्दो कंपाउंड आई अकर इन सम एनिलिड, ये भी कुछ कुछ एनिलिड, कुछ बायोवेल्व मोलस्क दे आर बेस्ट डेवलप एंड अंडरस्टूड, लेकिन आर्थ्रोपोड में ये ओमाटीडिया वाली या कंपाउंड आई ज्यादा देखी गई है। कुछ आर्थ्रोपोड में ओसिलाई वाली आई है और कुछ आर्थ्रोपोड में कंपाउंड आई है इंसेक्ट में, जो कि इनमें ये काफी वेल डेवलप आई है। यानी ओमाटीडिया वर्ड का मतलब ही है लिटिल आई। A compound eye may contain thousands of ommatidia, और एक compound eye में हजारों ommatidia होते हैं, each oriented in a slightly different direction from the other as a result of eye overall convex shape। तो ये हजारों की तादाद में ओमाटीडिया हैं। द विजुअल फील्ड ऑफ कंपाउंड आई इज वेरी वाइड, और कंपाउंड आई का देखने की सलाहियत काफी ज्यादा है। एज एनीवन हु हैज ट्राइड टू कैच अ फ्लाई नोज, जैसे मक्खी अगर आप कभी पकड़ने की कोशिश आपने की हो तो आपको पता है कि वो आपको यानी कि काफी मुश्किल होती है उसको पकड़ने में, क्योंकि उसको बड़ा अच्छे तरीके से नजर आ रहा होता है, क्योंकि उसकी कंपाउंड आई है और उसकी आई में जो यूनिट है वो ओमाटीडिया है, तो इसलिए वो इजीली कैचेबल नहीं होती फ्लाई। ईच ओमाटीडियम हैज इट्स ओन नर्व ट्रैक, हर ओमाटीडिया, उसने कहा है कि एक आंख में हजारों ओमाटीडिया हैं, तो हर ओमाटीडिया के अपना नर्व ट्रैक है जो अपनी ऑप्टिक नर्व के जरिए जाके उसके साथ मिल रहा है मेन के साथ। The visual fields of adjacent ommatidia overlap to some degree, thus if an object within the total visual field shift position, the level of stimulation of several ommatidia changes. As a result of this physiology, इसकी physiology बड़ी दिलचस्प है, as well as a sufficiently sophisticated central nervous system, तो इन एनिमल्स में सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी सफिशिएंट होता है। कंपाउंड आइज आर वेरी इफेक्टिव, तो कंपाउंड आइज बड़ी अच्छी हैं मूवमेंट को डिटेक्ट करने में, और प्रोबेबली कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग एन इमेज, और ये इमेज तक बना सकती हैं। इन एडिशन मोस्ट कंपाउंड आइज कैन अडेप्ट टू चेंजेस इन लाइट इंटेंसिटी, और कंपाउंड आइज जो है वो लाइट की शिद्दत को भी करती हैं। कुछ कलर विजन में भी डिफरेंशिएट, जैसे आपको पता है कि जो बीज होती हैं ये फ्लाई करती हैं डिफरेंट कलर के फ्लावर्स के ऊपर, तो ऑब्वियसली वो कलर्स में डिफरेंशिएट कर सकती हैं, जिसकी वजह से वो मुख्तलिफ कलर जो है वो उनको अट्रैक्ट करते हैं, तो वो उनकी तरफ आती हैं और वो फिर पोलिनेशन को एड होती है। उसके अलावा कलर विजन जो है ना पार्टिकुलरली इंपॉर्टेंट एंड एक्टिव डे फ्लाइंग नेक्टर ड्रिंकिंग इंसेक्ट सच एज हनी बी। हनी बी लर्न टू रिकॉग्नाइज पार्टिकुलर फ्लावर बाय कलर सेंट एंड शेप, तो हनी बी फूल के रंग, फूल की खुशबू और फूल की शेप की वजह से अट्रैक्ट होती है फूलों की तरफ। उसके बाद है जी कॉम्प्लेक्स कैमरा आई, वो आपकी आई है जो कॉम्प्लेक्स कैमरा आई है। उसके अलावा कुछ और इन्वर्टिब्रेट है जिनकी आई अच्छी खासी वेल डेवलप है, जिसमें स्क्विड, स्क्विड के बारे में हमारी पहले भी बात हुई है। स्क्विड इज द बिगेस्ट एनिमल ऑफ द इन्वर्टिब्रेट अगर आपसे पूछा जाए, ये इन्वर्टिब्रेट की दुनिया का सबसे बड़ा है। एंड ऑक्टोपस, ये दोनों जो है ये मोलस्क है, और द बेस्ट इमेज फॉर्मिंग, ये बड़े अच्छा इमेज तैयार करते हैं। इनकी कॉम्प्लेक्स आई है तमाम इन्वर्टिब्रेट्स के अंदर। इन फैक्ट द जिएंट स्क्विड आई लार्जेस्ट ऑफ एनी एनिमल्स एक्सीडिंग 38 सेंटीमीटर इन डायमीटर। तो ये देखिए कि इसका आंख जो है जिएंट स्क्विड की, वो कहता है कि 38 सेंटीमीटर है डायामीटर गोलाई में, जो कि इनवर्टिब्रेट की दुनिया में सबसे बड़ी आंख तस्वुर की जाती है। सेफेलोपोड आइज आर ऑफन कंपेयर टू दोज ऑफ वर्टिब्रेट। सेफेलोपोड की एग्जांपल में ऑक्टोपस आएगा, और इसको कहा जाता है कि इसकी आंख तकरीबन वर्टिब्रेट के साथ मिलती है, बिकॉज दे कंटेन अ थिन ट्रांसपेरेंट कॉर्निया, कि उसके पास बाकायदा कॉर्निया होता है, लेंस होता है, ये लाइट को फोकस करता है रेटिना के ऊपर और कंट्रोल करता है सिलरी मसल्स की मदद से इसकी आई मूवमेंट। हाउएवर द कॉम्प्लेक्स आई ऑफ स्क्विड आर डिफरेंट फ्रॉम वर्टिब्रेट आई इन दैट, लेकिन कॉम्प्लेक्स आई जो है स्क्विड की वो थोड़ी सी वर्टिब्रेट से मुख्तलिफ है, दैट द रिसेप्टर साइट ऑन द रेटिनल लेयर फेस इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। तो इन द वर्टिब्रेट आई द रेटिनल लेयर इज इन्वर्टेड, हमारे अंदर जो रेटिनल लेयर है वो इन्वर्टेड होती है, और रिसेप्टर्स आर डीपेस्ट होते हैं हमारे रेटिना के अंदर, जबकि इनके वो फ्रंट पर हैं। बोथ आईज आर फोकसिंग एंड इमेज फॉर्मिंग, ऑल्दो द प्रोसेस डिफर्स in both either focusing on image forming through the process differ in detail. In terrestrial vertebrate, खुश्की पे रहने वाले जो वर्टिब्रेट है, मसल्स दैट अल्टर द शेप ऑफ द लेंस फोकस लाइट, तो हमारी आईज के जो मसल है वो फोकस करते हैं लाइट को। हम जब उसको आई अपने आई बॉल को जो है ना वो मूव करते हैं। फिशेज एंड सेफेलोपोड, मछलियों में और सेफेलोपोड में, क्योंकि वो पानी के अंदर है, फिश लाइट इज फोकस्ड बाय मसल दैट मूव द लेंस
toward or away from the retina, like moving a magnifying glass back and forth to achieve proper focus. तो इनके अंदर जो है ना, बाय अल्टरिंग द शेप ऑफ आई बॉल, तो ये अपनी आई बॉल की शेप को अल्टर करते रहते हैं लाइट को फोकस करने के लिए। तो ये आपने जरूर याद रखनी है। तीन टाइप्स फोटो रिसेप्टर की, ओसिलाए, कंपाउंड आईज और कॉम्प्लेक्स आईज। उसके बाद है प्रो प्रायो रिसेप्टर। ये है कि कॉमनली कॉल्ड स्ट्रेच रिसेप्टर। स्ट्रेच रिसेप्टर वो है जो इंटरनल आपके सेंस ऑर्गन है, जो रिस्पॉन्ड करते हैं किसी भी मैकेनिकल तब्दीली को। जैसे कि आपको अगर आप खींचें आपकी बॉडी, अगर आप मसल आपके स्ट्रेच हो, अगर आपकी बॉडी बेंड हो, अगर आपकी बॉडी में लचक पैदा हो, अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, अगर आप कोई भी इस तरह की मैकेनिकल जो है वो एक्टिविटी कर रहे हैं, तो आपके प्रो प्रायो रिसेप्टर जो आपकी बॉडी की इंटरनल सेंस ऑर्गन है वो एक्टिव हो जाते हैं। दीज रिसेप्टर गिव एन एनिमल इंफॉर्मेशन अबाउट द मूवमेंट ऑफ इट्स बॉडी पार्ट। तो ये आपकी अपनी बॉडी के पार्ट्स की मूवमेंट आपको बताता है एंड देयर पोजीशन। अच्छा जी, यहाँ पर है हम। ये जी देखें, इसमें ऐसे डायग्राम में आपको सारे वो इन्वर्टिब्रेट दिखाए हुए हैं। स्टिग्मा ए पर जो है ना, इसमें आपको स्टिग्मा दिखाया हुआ है जो हमने कहा यूग्लिना के अंदर होता है। ये देखें, ये स्टिग्मा है। उसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो ये बी पर जो है रेटिनुलर सेल्स पिगमेंट कप है, जो कि ओसिलस, ये ओसिलस है, क्योंकि कुछ एनिलेट कुछ आर्थ्रोपोड में भी है। द इन्वर्टेड पिगमेंट कप ओसिलस ऑफ फ्लैटवर्म। फ्लैटवर्म जो है ये आपका फाइलम प्लैटिहेल्मिन्थीस से बिलोंग करता है। उसके बाद कंपाउंड आई जो है ये है, जो सी पर आपको दिखाई गई है, ये कंपाउंड आई है जो कि ओमाटीडिया रखती है। द कंपाउंड आई of a fly contain hundreds of ommatidia. Note the eye's convex shape. No two ommatidia are oriented in precisely the same direction. और जो डी पर है, डी पर आपकी कॉम्प्लेक्स वर्टिब्रेट आई है, जो कैमरा आई है जिसमें आप देख रहे हैं कि सारे पार्ट है। कंपैरिजन ऑफ अ वर्टिब्रेट आई एंड ऑक्टोपस आई। तो इसमें ये देखिए कि इसमें दोनों ऑक्टोपस की आई और वर्टिब्रेट की आई को कंपेयर किया गया, तो आप देख रहे हैं कि तकरीबन सेम है विद लिटिल डिफरेंसेस। बाकी ज्यादातर जो है ना उसका वो सही है, मतलब सेम है पैटर्न। तो ये आपके वो है। उसके बाद प्रो प्रायो में कहता है कि हैव बीन मोर थॉरली स्टडीड इन आर्थ्रोपोड में प्रो प्रायो काफी स्टडीड है, where they are associated with appendage joints and body extensor muscle। तो इसमें क्योंकि आर्थ्रोपोड मूव करते हैं, उनके जॉइंट्स होते हैं, उनके जॉइंटेड लेग्स होते हैं, तो उनके अंदर जो है ना ये देखे गए हैं। इन दीज एनिमल सेंसरी न्यूरॉन इन्वॉल्व इन प्रोप्रायोसेप्शन आर एसोसिएटेड विद एंड अटैच टू सम पार्ट ऑफ द बॉडी दैट इज स्ट्रेच्ड। उनकी बॉडी का कोई हिस्सा स्ट्रेच हो तो इन ये उससे महसूस करते हैं। These part may be specialized muscle cell, elastic connective tissue fiber, or various membranes that span joints. As these structures change shape, जब इन स्ट्रक्चर्स की शेप चेंज होती है, सेंसरी नर्व एंडिंग्स ऑफ द अटैच नर्व डिस्टॉर्ट अकॉर्डिंगली, और फिर जनरेटर पोटेंशियल होता है। फिर ये टेक्टाइल रिसेप्टर हैं जो टच को सेंस करते हैं, जो कि मॉडिफिकेशन है आपके एपिथेलियल की, आपकी सबसे ऊपर वाली जो स्किन की लेयर है एपिथेलियम, वो सेंसरी है। वो आपको पता है, वो आपको कोई भी चीज टच हो तो आपको फौरन महसूस होता है क्योंकि आपकी स्किन में टच रिसेप्टर है। इनको आप टेक्टाइल कहते हैं। मोस्ट टेक्टाइल रिसेप्टर्स ऑफ एनिमल्स इन्वॉल्व प्रोजेक्शन फ्रॉम द बॉडी सरफेस। एग्जाम्पल इंक्लूड वेरियस ब्रिसल्स, स्पाइन, सीटी एंड ट्यूबरकल। अब ये देखें, इतनी फॉर्म्स में ये टेक्टाइल है, ब्रिसल की सूरत में भी, स्पाइन की सूरत में भी, सीटी की सूरत में भी, और ट्यूबरकल्स की सूरत में भी टेक्टाइल रिसेप्टर है। जब भी कोई एनिमल कांटेक्ट में आता है एनवायरनमेंट की किसी चीज के साथ, दीज रिसेप्टर्स आर मैकेनिकली डिफॉर्म। तो ये स्ट्रक्चर मैकेनिकली थोड़े तब्दील होते हैं, डिफॉर्म होते हैं। एक्टिवेट द रिसेप्टर विच इन टर्न एक्टिवेट अंडरलाइन सेंसरी न्यूरॉन इन, और फिर आपका इस तरह जनरेटर पोटेंशियल पैदा होता है। मोस्ट टेक्टाइल रिसेप्टर्स आर सेंसिटिव टू मैकेनिकली इंड्यूस्ड वाइब्रेशन प्रोपोगेटेड थ्रू वाटर सॉलिड। तो पानी के अंदर रहने वाले जानवरों में अगर वाइब्रेशन का सामना हो तो भी उनके टेक्टाइल रिसेप्टर जो है वो बड़े सेंसिटिव हैं। फॉर एग्जांपल ट्यूब डिवेलिंग पोलीकिड। पोलीकिड जो है ये फाइलम एनिलिडा की एक क्लास का नाम है। डियर रिसेप्टर्स दैट अलाउ देम टू रिट्रैक्ट क्विकली इनटू देयर ट्यूब्स। तो अगर इनको खतरा हो, कोई वाइब्रेशन महसूस हो, ये फौरन अपनी ट्यूब में घुस जाते हैं और ये खतरे को टेक्टाइल की मदद से कर रहे हैं इन रिस्पॉन्स टू मूवमेंट इन देयर सराउंडिंग। वेब बिल्डिंग स्पाइडर, मकड़ी जो है ये एक आर्थ्रोपोड है और ये अरेक्निड है, हैव टैक्टाइल रिसेप्टर दैट कैन सेंस स्ट्रगलिंग प्रे इन वेब। तो अगर कोई शिकार इनके करीब आए, ये शिकारी आए थ्रू वाइब्रेशन, तो ये
अगर उनका जाला या जो वेब थ्रेड है अगर उसमें वाइब्रेशन पैदा हो तो मकड़ी को फौरन पता चल जाता है और वो फिर मूव करना शुरू कर देती है। उसके बाद थर्मो रिसेप्टर आपके हैं जो आपकी हीट को सेंस करते हैं, रिस्पॉन्ड टू टेम्परेचर चेंजेस। सम इनवर्टिब्रेट कैन डायरेक्टली सेंस डिफरेंसेस इन एनवायरमेंटल टेम्परेचर। तो कई इनवर्टिब्रेट एनवायरमेंट में टेम्परेचर के उतार चढ़ाव को सेंस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द प्रोटोजोन वाटर ऑफ माउंटेन स्ट्रीम, अ टर्टल में बी सबमर्ज्ड। अच्छा, इसको यहाँ पर हम देखते हैं। अच्छा, ये जो है ना ये आपको दिखा रहा है जनरेटर पोटेंशियल कैसे स्टार्ट होता है। जी, ये सना आपने मुझे मैसेज किया हुआ है, क्रे फिश की एग्जांपल पढ़ा दें प्रो प्रायो में। प्रो प्रायो में एग्जांपल उसी चीज की दी जा सकती है जिसकी आपकी बुक वाले ने मेंशन की हुई है। ठीक है, तो अगर उसने क्रे फिश का जिक्र किया हुआ है तो हम यकीनन हमने तो किया होगा। अच्छा, थर्मो की बात हम कर रहे हैं। कुछ इन्वर्टिब्रेट हैं जो आस-पास टेम्परेचर के उतार-चढ़ाव को सेंस करते हैं, जैसे कि पैरामीशियम। पैरामीशियम एक सिलिएट है, ठीक है? और पैरामीशियम एक प्रोटोज़ोआ है, जो कि वहाँ पर रहता है जहाँ टेम्परेचर मॉडरेट व्हेन इट अवॉइड टेम्परेचर एक्सट्रीम, और ये शिद्दत को अवॉइड करता है। समहाउ अ हीट सेंसिंग मैकेनिज्म इसके अंदर होता है, ड्रॉज लीचेस। अब लीच जो है ये जौ को कहते हैं। लीच जो है ये फाइलम एनिलिडा से बिलोंग करती है और इसकी क्लास है हेरोडीनिया। और ये पानियों में मौजूद होती है एंड टिक्स टू वार्म ब्लडेड होस्ट, और ये अपने वार्म ब्लडेड होस्ट के साथ जो है वो अपने आप को अटैच कर लेती है। सर्टेन इंसेक्ट, क्रस्टेशियन एंड हॉर्स शू क्रैब। अच्छा, हॉर्स शू क्रैब का साइंटिफिक नेम दिया हुआ है लिमुलस, ये भी देख लें। क्रैब जो है ये भी आर्थ्रोपोड है और ये क्रस्टेशियन है। ऑल्सो सेंस थर्मल वेरिएशन, तो ये उन इनवर्टिब्रेट की एग्जांपल दे रहा है जो थर्मल वेरिएशन को सेंस करते हैं। हर एक जो एनिमल होता है वो थर्मल वेरिएशन को सेंस नहीं कर सकता। इन ऑल ऑफ दीज केसेस हाउएवर स्पेसिफिक रिसेप्टर स्ट्रक्चर्स हैव नॉट बीन आइडेंटिफाइड, लेकिन स्पेसिफिकली कौन से हीट सेंसिटिव है रिसेप्टर उनका पता नहीं है, लेकिन इतना पता है कि ये हीट और लो और हाई टेम्परेचर में डिफर कर सकते हैं। उसके बाद वो कहता है कि वर्टिब्रेट सेंसरी रिसेप्टर। अब आपकी अगर बात की जाए तो आप लोगों के अंदर बड़े अच्छे या वर्टिब्रेट में बड़े अच्छे सेंसरी रिसेप्टर हैं। वर्टिब्रेट सेंसरी रिसेप्टर रिफ्लेक्ट्स एडेप्टेशन टू द नेचर ऑफ सेंसरी स्टिमुलाई इन डिफरेंट एक्सटर्नल एंड इंटरनल एनवायरनमेंट। Each environment has chemical and physical characteristics that affect the kind of energy and molecule that carry sensory information. For example, your external environment consists of the media that surrounds you, the earth that you stand on, and the air that you breathe. Other animal may have different external environment. मुख्तलिफ एनिमल मुख्तलिफ एनवायरमेंट्स में रहते हैं, जैसे अ ट्राउट में बी इमर्ज इन द कूल। अब ट्राउट एक कोल्ड वाटर फिश है। क्लियर वाटर ऑफ अ माउंटेन स्ट्रीम, वो ज्यादा पहाड़ों के क्लियर पानियों में रहती है। टर्टल जो है वो सबमर्ज रहता है गदले पानी के अंदर। एंड सैल्मन में बी स्विमिंग इन द साल्टी वाटर। तो सैल्मन जो है वो नमकीन पानी में रहना पसंद करती है। तो ये हर एक एनिमल की लोकेशन पर डिपेंड करता है। ईच ऑफ द प्रीवियस मीडिया कंटेन ओनली सर्टेन एनवायरमेंटल स्टिमुलाई। फॉर एग्जाम्पल एयर ट्रांसमिट लाइट वेरी वेल एंड कंडक्ट साउंड वेव रादर एफिशिएंटली। अब एयर जो है वो बड़ी अच्छी है, अच्छा मीडियम है जिसमें लाइट बहुत अच्छे से बड़ा तेजी से ट्रेवल होती है। इसी तरह साउंड वेव भी बड़ा एफिशिएंटली ट्रेवल होती हैं। बट एयर कैन ओनली अ लिमिटेड असॉर्टमेंट ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल डिटेक्टेबल यूजिंग द सेंस ऑफ स्मेल। लेकिन एयर में सेंस ऑफ स्मेल को सेंस करने का जो है वो बड़े कम स्मॉल मॉलिक्यूल एंड कैन पास लिटिल और नो इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और इस पे एनर्जी भी इतना ज्यादा इलेक्ट्रिकल का नहीं है इन वाटर हाउएवर। लेकिन पानी में साउंड वेव बोथ फास्टर एंड फार्दर देन एयर। लेकिन पानी में जो आवाज है वो तेजी से जाती है और वो दूर तक जाती है हवा की निस्बत। एंड वाटर डिजॉल्व एंड कैरीज अ वाइड रेंज ऑफ केमिकल। और पानी की ये सलाहियत है कि वो केमिकल को हल कर सकता है। वाटर स्पेशली सी वाटर, समुद्र का पानी एक अच्छा कंडक्टर है। क्यों समुद्र का पानी का अच्छा कंडक्टर है? क्योंकि उसके अंदर सॉल्ट मौजूद है। और आपको पता है कि सॉल्ट सोडियम और क्लोराइड से बनते हैं, या मैग्नीशियम क्लोराइड्स हैं, या वॉट एवर जो भी उनके अंदर चार्जेस हैं, तो वो आपको पता है कि वो करंट को आसानी अपने अंदर से गुजारते हैं। इट एब्जॉर्ब्स मैनी वेवलेंथ ऑफ लाइट एंड हेंस फेल्स टू ट्रांसमिट मैनी वेवलेंथ ऑफ। लेकिन पानी में लाइट इतनी ज्यादा अच्छे तरीके से शायद मूव नहीं करती। एज दोज एग्जांपल्स इंडिकेट, vertebrate sensory receptor organ जो है like invertebrates have evolved in many ways.
तो वर्टिब्रेट के सेंसरी रिसेप्टर बहुत अच्छे इवॉल्व हैं, जो कि उनके एनवायरनमेंट के साथ उनको रिलेट करने में मदद कर रहे हैं। मैनी अंडरलाइंग सिमिलैरिटीज यूनाइट ऑल वर्टिब्रेट सेंसेस। सिमिलैरिटीज भी हैं, डिफरेंसेस भी हैं। फॉर ईच सेंस देयर इज फैसिनेटिंग स्टोरी ऑफ एनवायरमेंटल इंफॉर्मेशन, द एवोल्यूशनरी एडेप्टेशन ऑफ रिसेप्टर सेल टू डिटेक्ट द इंफॉर्मेशन। तो बड़ी दिलचस्प कहता है कि वो एनवायरमेंटल इंफॉर्मेशन जो है वो स्टोरी है यहाँ पर रिसेप्टर्स की मदद जहाँ से वो कर रहे हैं, जो कितने इवॉल्व है। और प्रोसेसिंग होती है फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम में इंफॉर्मेशन की, और फिर एनिमल उसको इस्तेमाल करता है। व्हाट फॉलोज इज अ डिस्कशन ऑफ पार्टिकुलर वर्टिब्रेट रिसेप्टर। वर्टिब्रेट के रिसेप्टर के अंदर सबसे ज्यादा लेटरल लाइन सिस्टम, ईयर्स, आईज, स्किन सेंसर हैं दैट डिटेक्ट चेंजेस इन एक्सटर्नल, जो कि बाहर वाले एनवायरनमेंट में तब्दीली को सेंस करते हैं। एंड सेवरल रिसेप्टर जैसे पेन, प्रोप्रायोसेप्शन डिटेक्ट चेंजेस इन द इंटरनल एनवायरनमेंट। तो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों के लिए इनके पास रिसेप्टर जो है वो मौजूद है। अच्छा, लेटरल लाइन सिस्टम क्या होता है, ये पूछा गया क्वेश्चन है। ये फिशेस के अंदर होता है लेटरल लाइन सिस्टम, जिसकी वजह से फिश जो है वो काफी सारी चीजों को पानी के अंदर सेंस करती है। तो फिश क्योंकि पहला वर्टिब्रेट है, तो इसलिए हम सारी चीजें जो हैं वो सबसे पहले फिश की दुनिया में देखते हैं। तो ये मैं आपको बताती हूँ व्हाट इज लेटरल लाइन। तो इसमें क्योंकि स्पेशलाइज्ड ऑर्गन है जो इक्विलिब्रियम यानी कि उसका एक बैलेंस जो है वो उसको मेंटेन किए हुए है। एंड ग्रेविटी, और उसके अलावा ग्रेविटी को डिटेक्ट करता है वर्टिब्रेट इसके लेटरल लाइन के जरिए। एंड ऑडिशन मीन आवाज को, एंड मैग्नेटो रिसेप्शन यानी जो भी इसकी अट्रैक्टिंग पावर है have evolved from the later line system of fishes. Fishes के अंदर ये होता है the later line system for electrical sensing is in the head and body areas of most fishes, some amphibian and platypus. तो ये amphibian fishes और platypus फिर mammal हो जाता है। इनमें later line system के कुछ मौजूद हैं इलेक्ट्रिकल सेंसिंग के लिए। इसके अंदर सेंसरी पोर्स होते हैं दैट कनेक्ट टू कैनाल लीडिंग टू इलेक्ट्रो रिसेप्टर। अच्छा, इलेक्ट्रो रिसेप्टर को वो नाम दे रहा है एम्पुलरी ऑर्गन्स का। अगर फिश की बात की जाए तो फॉर एग्जांपल आप समझिए कि ये एक फिश है, तो फिश की बॉडी के यहाँ पर दरमियान में ना एक लाइन यहाँ पर होती है, ये बेसिकली इसकी लेटर लाइन, इसी के अंदर वो रिसेप्टर के सारे काम करते हैं। तो हम इसकी डायग्राम से यकीनन आगे दी भी होगी कहीं पे। दीज ऑर्गन्स कैन सेंस, अच्छा ये जो एम्पुलरी ऑर्गन है ये सेंस करते हैं इलेक्ट्रिकल करंट को इन द सराउंडिंग वाटर। मोस्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स जनरेट वीक इलेक्ट्रिक फील्ड। ज्यादातर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है जाहिर है वो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट नहीं करते, और जो करते हैं वो बहुत वीक करते हैं, जैसे ईल फिश हो गई। द एबिलिटी टू डिटेक्ट द फील्ड हेल्प अ फिश टू फाइंड मेट। तो इसकी वजह से फिश जो है इलेक्ट्रिकल फील्ड की वजह से फिश अपने मेट को फाइंड कर सकती है, अपने कैप्चर को प्रे कर सकती है, अपने प्रेडेटर को अवॉइड करती है। दिस इज स्पेशली वैल्यूएबल सेंस इन डीप। और ये जो सेंस है इलेक्ट्रो रिसेप्शन, ये डीप वाटर रहने वाली फिशेस के लिए इंपॉर्टेंट है। टर्बुलेंट गदले पानी में वेयर विजन इज ऑफ लिटिल यूज, जहाँ पर रोशनी या इतना ज्यादा उसका काम नहीं है, तो फिर वहां पर मछलियां जो है वो लेटर लाइन सिस्टम और करंट डिटेक्शन से चीजों को फाइंड करती हैं। इनफैक्ट सम फिशेस एक्चुअली जनरेट इलेक्ट्रिक फील्ड and then use their electroreceptor to detect how surrounding objects distort the field. तो ये इलेक्ट्रो कम्युनिकेशन इसको कहते हैं, जिसमें मछलियां इलेक्ट्रिक करंट पैदा करती हैं, और अगर वो डिस्टॉर्ट हो तो फिर उनको पता चलता है कि उनके सराउंडिंग में क्या हो रहा है। दिस अलाउ दीज फिशेस टू नेविगेट इन मर्की, और ये मदद करता है फिश की कि वो मर्की गदले पानी में बासानी घूम सके। लेटरल लाइन सिस्टम क्या है? लेटरल लाइन, अच्छा ये जो हमने ऊपर पढ़ा ना, ये लेटरल लाइन सिस्टम क्योंकि एक ऐसा सिस्टम है जो कई तरीकों से काम कर रहा है। वो इधर उसने कहा कि ये एक इलेक्ट्रिकल ऑर्गन के तौर पर काम करता है, जिसमें वो कहता है कि जी एम्पुलरी ऑर्गन मौजूद होते हैं जो करंट की वजह से जो है ना चीजों को आसपास से। अब लेटरल लाइन सिस्टम में मैकेनो रिसेप्शन भी मौजूद है। मछली की अगर बात करें, इज एक्साइटेड बाय मैकेनिकल प्रेशर और डिस्टॉर्शन, मैकेनिकल प्रेशर हो, आवाज हो, टच हो, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन हो। द लेटर लाइन सिस्टम ऑफ साइक्लोस्टोम, शार्क, ये सारी जो है ना वर्टिब्रेट है। सम ऑफ मोर एडवांस फिशेज एक्वेटिक एम्फीबियन जैसे सेवरल काइंड ऑफ हेयर सेल मैकेनो। अब ये देखिए यहाँ पर उसने मैकेनो रिसेप्टर को भी नाम दिया हुआ है
जो मैकेनो रिसेप्टर है लेटर लाइन में, उनको कहा जाता है न्यूरोमास्ट। तो ये फिशेज में भी फिशेज में बड़े देखे गए हैं। न्यूरोमास्ट का स्ट्रक्चर हम देखते हैं कि कैसा है। ये फिश है जी, तो ये देखें जी उसकी आ, ये उसने चीज जो आपको दिखाई हुई है, ये तो है सेंस वो करंट वाला एम्पुलरी ऑर्गन। तो ये उसने फिश का एम्पुलरी ऑर्गन आपको दिखाया हुआ है, जिसमें एम्पुला है, एपिडर्मल सेल है, रिसेप्टर है जो कि फिर मैसेज को ब्रेन तक लेकर जा रहे हैं। तो एम्पुलरी ऑर्गन आपने याद रखना है, एक ऐसा ऑर्गन है जो कि लेटर लाइन सिस्टम में मौजूद है, जो इलेक्ट्रिकल सेंसिंग के तौर पर काम करता है। अच्छा सना, मैं देख लेती हूँ, आपने मैसेज किया हुआ है कि डायग्राम में जो है वो उन्होंने क्रे फिश की एग्जांपल कहीं पर दी हुई है, आई थिंक इधर, यस जी, क्रे फिश। क्रेफिश जो है चले इसमें हम देख लेते हैं। इसमें आपने बात की है प्रो प्रायो रिसेप्टर की। प्रो प्रायो रिसेप्टर वो होते हैं जो मैकेनिकल स्ट्रेच रिसेप्टर भी इनको कहते हैं, उसको सेंस करते हैं। और न्यूरॉन्स अटैच टू मसल। तो ऑब्वियसली हर, अगर इसकी बॉडी का इसने एक पार्ट लिया हुआ है जिसमें उसकी मसल्स को उसने जूम करके दिखाया हुआ है, तो न्यूरॉन उसके आकर मसल के साथ अटैच हो रहे हैं। फिर अगर मसल में कोई स्ट्रेच पैदा होता है तो फौरन न्यूरॉन मैसेज उठाकर ब्रेन को देते हैं और ब्रेन वापस कहता है। अब यहाँ पर देखिए रीजन ऑफ जनरेटर पोटेंशियल, फिर यहाँ से एक्शन पोटेंशियल ऊपर जा रहा है जहाँ एरो लगे हुए हैं, और फिर सेल्फ प्रोपोगेटिंग एक्शन पोटेंशियल। तो एक्सॉन जो है वो इंफॉर्मेशन को डेंड्राइट जो है, डेंड्राइट्स ऑफ स्ट्रेच रिसेप्टर एम्बेडेड है मसल्स के अंदर, वो फिर यहाँ से पकड़ रहे हैं इंफॉर्मेशन को, एक्सॉन आगे भेज रहा है। स्ट्रेचिंग मसल एक्टिवेट, तो मसल का स्ट्रेच होना बेसिकली सारे सिस्टम को एक्टिवेट कर रहा है। तो वो कहता है कि इट इन दिस एग्जांपल व्हेन द क्रेफिश आर्चेस इट्स डोमेन व्हाइल स्विमिंग। तो कहता है कि जब क्रेफिश ने स्विमिंग के दौरान अपनी मसल को स्ट्रेच किया, द स्ट्रेच रिसेप्टर डिटेक्ट द चेंज इन मसल लेंथ। तो स्ट्रेच रिसेप्टर ने मसल की लंबाई को डिटेक्ट कर लिया। व्हेन द मसल इज स्ट्रेच, सो इज द रिसेप्टर, द स्ट्रेच इंक्रीज द सोडियम। तो आप देख लें कि यहाँ पर स्ट्रेच की वजह से अच्छी खासी न्यूरॉन में तब्दीली आ रही है कि सोडियम परमेबिलिटी ऑफ द रिसेप्टर सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाय मैकेनिकली ओपनिंग सोडियम चैनल। तो वो कहता है कि जब क्रे फिश का मसल स्ट्रेच होता है तो उसका रिसेप्टर स्ट्रेच होता है, और जब वो स्ट्रेच ये सारा कुछ होगा तो सोडियम परमेबिलिटी बढ़ जाएगी और सोडियम चैनल खुल जाएंगे। द इनफ्लो ऑफ सोडियम आयन, और बाहर से सोडियम अंदर आना शुरू हो जाएगा न्यूरॉन के, जिसको आप कहते हैं डीपोलराइजेशन। पहले कंडीशन पोलराइज थी एंड जनरेटर पोटेंशियल, और फिर एक पोटेंशियल जनरेट हो जाता है जिसको आप कहते हैं एक्शन पोटेंशियल। तो इस तरीके से सेंस होती हैं चीजें। द एक्सॉन ऑफ द सेंसरी न्यूरॉन देन ट्रांसफर, और एक्सॉन जो है फिर ट्रांसमिट कर रहा है एक्शन पोटेंशियल को, ब्रेन के पास लेकर जा रहा है वेयर इट इज इंटरप्रेटेड। तो वहां से इंफॉर्मेशन इंटरप्रेट होगी, फिर वापस मोटर न्यूरॉन के जरिए क्रेफिश को बताया जाएगा कि अब तुम ये करो, उसके मसल्स को या ग्लैंड्स को या व्हाटएवर। तो ये आप कह रही थी। अच्छा, हम वर्टिब्रेट की यहाँ पे हमने फिश की एक वो तस्वीर खोली हुई थी यहाँ पर, नहीं नहीं थी, हम देख रहे थे एम्पुलरी ऑर्गन, उसने जो यहाँ पर आपको दिखाया हुआ था एम्पुलरी ऑर्गन। यस, इट वाज हियर। चले खैर, हम इसी पेज पर देखते हैं, क्रेफिश वाले पेज पर। ये तो हम पढ़ चुके हैं, पेज नंबर 386। चले, टेक्निकली स्पीकिंग तो इसके बाद यही पेज आता है, तो हम देखते हैं। अच्छा, लेट ये जो ऊपर डायग्राम थी ना, लेटर लाइन सिस्टम, जिसमें फिश का एम्पुलरी आपको दिखाया हुआ था इस जगह पर। और अच्छा, न्यूरोमास्ट की बात मैं कर रही थी। न्यूरोमास्ट जो है ना वो मैकेनो रिसेप्टर है जो कि लेटर लाइन में मौजूद होता है फिशेस के। इट इज लोकेटेड इन द पिट्स अलोंग द बॉडी बट नॉट इन द हेड रीजन। तो हेड रीजन में नहीं है। द ऑल न्यूरोमास्ट, न्यूरोमास्ट के नाम से अब आपने याद रखना है कि ये
मैकेनोरेसेप्टर है। द आर रिस्पॉन्सिव टू लोकल वाटर डिस्प्लेसमेंट और डिस्टर्बेंस। तो पानी के बिल्कुल करीब करीब जो भी डिस्टर्बेंस हो रही है ये उसको सेंस करते हैं। व्हेन द वाटर नियर द लेटर लाइन मूव, इट मूव द वाटर इन द पिट्स। तो जब पानी फिश की बॉडी के ऊपर मूव करता है तो पिट्स पे भी मूव करता है, और फिर उसके हेयर सेल या न्यूरोमास जो है वो भी डिस्टॉर्ट होते हैं, जिसकी वजह से जनरेटर पोटेंशियल पैदा होता है। तो फिश को पता चलता है कि यहाँ पर कोई मूवमेंट है। दस द एनिमल कैन डिटेक्ट द डायरेक्शन एंड फोर्स ऑफ वाटर करंट। इस तरह एनिमल पानी के करंट की शिद्दत को महसूस कर सकते हैं कि कितने शदीद करंट्स आ रहे हैं, और मूवमेंट ऑफ अदर एनिमल के आसपास अगर कोई एनिमल है तो उसको भी उनको पता चलता है। फॉर एग्जांपल, दिस सेंस एनेबल द ट्राउट टू ओरिएंट विद इट्स हेड अपस्ट्रीम। तो इस तरह ट्राउट को काफी मदद मिलती है अपनी बॉडी की ओरिएंटेशन करने में। उसके बाद लेटर लाइन सिस्टम में हियरिंग का प्रोसेस भी हो सकता है। हियरिंग में इनिशियली हैव बीन इम्पोर्टेंट टू वर्टिब्रेट। हियरिंग वैसे तो इनवर्टिब्रेट के लिए इम्पोर्टेंट है as a mechanism to alert them to either nearby or far away potentially dangerous activity, जिससे उनको एक्टिविटी का आवाज आए या पता चले। It also become important in the search for food, mate and communication. हियरिंग ऑडिशन कहा जाता है क्योंकि ऑडिटरी नर्व वो नर्व है जो आपका ब्रेन के पास मैसेज ले जाती है आवाज का। एंड इक्विलिब्रियम आर कंसिडर्ड टुगेदर बिकॉज बोथ सेंसेशंस आर रिसीव्ड इन द सेम वर्टिब्रेट ऑर्गन, द ईयर। तो आपका जो ईयर है वो ना सिर्फ आपकी हियरिंग के अंदर इन्वॉल्व है, बल्कि वो बैलेंस भी कर रहा है आपकी बॉडी को। ये भी हम देखेंगे कि किसी जगह पर होगा कि ईयर किस तरह बैलेंसिंग है। तो ये हम देखते हैं, द वर्टिब्रेट ईयर हैज टू फंक्शनल यूनिट। ईयर आपका जो है उसके दो फंक्शनल यूनिट है। एक तो ऑडिटरी ऑपरेटस है आपकी आंख में, यानी जो आपको सुनाने के काबिल बनाता है, और दूसरा आपके अंदर एक वेस्टिब्यूलर ऑपरेटस भी है जो कि कंसर्न है आपकी बॉडी के पोस्चर और इक्विलिब्रियम में। आपकी ईयर में 3 बोन्स हैं जिनके नाम है इनकस, मेलियस और स्टेप्स। ठीक है, ये जो बोन्स हैं जिनमें स्टेप्स सबसे छोटी बोन है आपकी बॉडी की। स्टेप्स वो बोन है जो आपकी बॉडी का पोस्चर, आपकी बॉडी का बैलेंस, आपकी बॉडी का इक्विलिब्रियम भी मेंटेन करती है। तो अगर आपसे आईज के फंक्शन पूछे जाए तो वो सिर्फ हियरिंग नहीं है बल्कि हियरिंग एंड बैलेंस बोथ है। साउंड रिजल्ट्स व्हेन प्रेशर वेव्स ट्रांसमिट एनर्जी थ्रू सम मीडियम। जब आप हवा में या पानी में हो तो साउंड जो है वो कोई प्रेशर वेव जनरेट करे तो आपके ऑडिटरी नर्व के जरिए अगर जनरेटर पोटेंशियल हो जाए स्टार्ट, तो फिर आपको आवाज आती है। हियरिंग इन एयर possesses serious problem for vertebrates since middle ear transformers are sound pressure sensor। तो मिड आपको पता है ईयर के 3 पार्ट्स हैं, आउटर ईयर, मिडल और इनर। तो वो कहते हैं जो मिडल ईयर है ना, मिडल ईयर में जो ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं वो साउंड प्रेशर को सेंस करते हैं, बट इन एयर साउंड प्रेशर प्रोड्यूसेस लेस देन 0.1% ऑफ द प्रेशर। लेकिन ये पानी में प्रेशर जनरेट हो जाता है, हवा में सिर्फ 0.1% से भी कम ये जनरेट होता है। एडेप्टेशन टू हियरिंग इन एयर, हवा में सुनने की जो एडेप्टेशन है रिजल्टेड फ्रॉम एवोल्यूशन ऑफ एकॉस्टिक ट्रांसफार्मर। तो ये एवोल्यूशन हुई है जो आपको हियरिंग के काबिल बनाती है, जिसको आप एकॉस्टिक मूवमेंट कहते हैं। एंड ट्रांसपो दैट इनकॉर्पोरेट अ थिन स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन कॉल्ड आइदर ऑन ईयर ड्रम। जो आपके ईयर में एक मेम्ब्रेन मौजूद है जिसको आप ईयर ड्रम, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, टिम्पैनम कहते हैं, जो कि एक्सपोज होती है एयर से, जिस पर जहां पर जाकर आपकी साउंड वेव टकराती हैं। The tympanum first evolved in amphibian. This is important question. Tympanum जो है ये सबसे पहले amphibians में evolve हुई। amphibian आपके वो एनिमल का ग्रुप है जो खुश्की पर भी रहते हैं और जमीन इस पे पानी में भी वो अंडे देने के लिए जाते हैं, जैसे फ्रॉग। द ईयर्स ऑफ ए न्यूरा। अच्छा, एम्फीबियन के कई ऑर्डर हैं, एम्फीबियन क्लास है इसकी वर्टिब्रेट की। तो इसके फिर ऑर्डर है आगे, इसका ऑर्डर ए न्यूरा जो है, ए न्यूरा एक ऐसा ऑर्डर है जिसमें टेल लेस एम्फीबियन आते हैं जैसे फ्रॉग। A neuramine without tail consists of tympanum, a middle ear and inner ear. The tympanum is modified integument. Tympanum एक integument है stretched over a cartilaginous ring जो कि stretched होता है। It's vibrate in response to sound, और जब आवाज आती है तो ये tympanum vibrate करता है। जी जी acoustic transformer क्या है? जी, acoustic transformer एक ऑपरेटस है जो कि वर्टिब्रेट्स के अंदर एवॉल्व हुआ है, क्योंकि उसने शुरू में आपको बताया कि वर्टिब्रेट के अंदर जो है वो काफी एवोल्यूशन हुई है एज फार एज रिसेप्टर्स आर कंसर्न, या जो भी फोटो रिसेप्टर हैं या आपके जो फोनो रिसेप्टर हैं या मैकेनो रिसेप्टर हैं, उस हवाले से आप वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट में काफी डिफरेंस देखेंगे। तो एकॉस्टिक ट्रांसफार्मर एक ऐसा एक ऑपरेटस है जो साउंड डिटेक्शन के काबिल बनाता है किसी भी एनिमल को। तो वो कहता है कि इट इज अ evolution of an acoustic transformer that incorporate जिसके अंदर
जिसके थ्रू सबसे पहले जो है ना वो देखा गया कि टिम्पैनम भी वर्टिब्रेट के ईयर में मौजूद होती है, जो कि एक्सपोज होता है एयर से के साथ डायरेक्टली। एयर में से साउंड वेव जब आपकी ईयर में एंटर होती हैं तो वो जाकर टकराती हैं टिम्पैनम के ऊपर। वैसे टिम्पैनम का जिक्र पहले भी आया है, लेकिन वो लोअर इन्वर्टिब्रेट्स में आया है। लेकिन यहाँ पर आपने याद रखना है कि सबसे पहले टिम्पैनम एवॉल्व का मतलब है कि उसने एवोल्यूशन की है, यानी कि एक वेल डेवलप्ड टिम्पैनम। टिम्पैनम वर्टिब्रेट में काफी वेल डेवलप है। एम्फीबियन में वो बड़े अच्छे देखे गए हैं, जिसमें फ्रॉग का ईयर जो है उसमें टिम्पैनम है। फ्रॉग बड़ा अच्छे तरीके से वो ऑडिटरी सिग्नल्स को सेंस करता है, कैच करता है, ट्रांसमिट करता है। उसके पास मिडल ईयर भी है, इनर ईयर भी है। द टिम्पैनम इज मॉडिफाइड इंटेगुमेंट। टिम्पैनम बेसिकली इंटेगुमेंट या कवरिंग की ही एक मॉडिफिकेशन है, जो कि स्ट्रेच हुई भी होती है एक कार्टिलेजिनस रिंग की सूरत में। इट वाइब्रेट, और ये वाइब्रेट करती है जब इसके ऊपर साउंड टकराता है, एंड ट्रांसमिट करती है इन मूवमेंट्स को फिर मिडल ईयर को, और चैम्बर बिहाइंड द टिम्पैनम के बाद फिर मिडल ईयर को ये देती है। फिर टचिंग द टिम्पैनम इज एन ऑसिकल। ऑसिकल बोन को कहा जाता है, जो कि मैंने आपको बताया। टिम्पैनम को एक बोन टकरा रही होती है, स्मॉल बोन और बोनी स्ट्रक्चर कॉल्ड कोलुमेला और स्टेप्स, जिसका जिक्र हमने पहले किया है कि आपके ईयर में 3 स्मॉल बोन्स होती हैं, इनकस, मेलियस और स्टेप्स। तो स्टेप्स को कोलुमेला भी कहते हैं। ये एक छोटी सी बोन है जो टकरा रही होती है टिम्पैनम के साथ। ये आपकी बॉडी का इक्विलिब्रियम, पोस्चर और बैलेंस को भी मेंटेन करती है। द ऑपोजिट एंड ऑफ कोलुमेला टचेस द मेम्ब्रेन ऑफ ओवल विंडो which stretches between the middle and the inner ear। तो अब मिडल और इनर ईयर के दरमियान एक ओवल विंडो है। कोलोमेला की एक साइड जो है वो टिम्पैनम को टकरा रही है, और एक साइड जो है वो फिर वो जो है वो दूसरी साइड पर ओवल विंडो को टकरा रही है। यहाँ पर एक फ्रीक्वेंसी के हवाले से क्वेश्चन जो है वो आया हुआ होता है। यहाँ पर वो कहता है कि हाई फ्रीक्वेंसी 1000 to 5000 hertz, hertz is a basically unit of detection of sound, strike the tympanum and transmitted through middle ear via columella। सबसे ज्यादा ये फ्रीक्वेंसी है जो कि 1000 से 5000 हार्ट्स की है, जो टकराती है टिम्पैनम के साथ और ट्रांसमिट होती है, और फिर काज करती है प्रेशर वेव। जो फ्लूइड होता है सेमी सर्कुलर कैनाल में, फिर ये सारी चीजें जब बीट होती हैं तो जनरेटर पोटेंशियल पैदा होता है। A second small ossicle, the operculum, also touches the oval window। अब दूसरी बोन का नाम ये operculum ले रहा है। सबस्ट्रेट बॉर्न वाइब्रेशन। सबस्ट्रेट बॉर्न का मतलब है कि अगर आप जमीन पर खड़े हुए हैं, अगर आप पानी के अंदर हैं, तो आपके आसपास जो भी वाइब्रेशंस है ये उनको सेंस करता है थ्रू द फ्रंट अपेंडेजेस एंड द पेक्टोरल गर्डल। अच्छा, फ्रंट अपेंडेजेस ऑब्वियसली जो लेग्स होते हैं आपके, या वर्टिब्रेट के, या एम्फीबियंस के आप लगा लें, तो वो सेंस करते हैं जमीन के अंदर होने वाली वाइब्रेशन को। और पेक्टोरल गर्डल cause this ossicle to vibrate। The resulting pressure waves in the inner ear stimulate a second patch of sensory receptor। तो इसकी वजह से फिर एक और सेकंड, आप कह रहे हैं सेकंड पैच शुरू हो रहा है साउंड का, that is sensitive to low frequency 100 to 1000 sound। muscle attached to operculum। अब अपर्कुलम भी एक बोन का नाम है, कालूमेला भी एक बोन का नाम था। कैन लॉक आइदर और बोथ ऑफ दीज ऑसिकल, अलाउइंग अ फ्रॉग टू स्क्रीन आउट आइदर हाई और लो फ्रीक्वेंसी साउंड। तो इस तरह फ्रॉग बहुत हाई और बहुत लो फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड को डिटेक्ट करता है। दिस मैकेनिज्म इज अडेप्टिव। ये मैकेनिज्म अडेप्टेड है, ये एनिमल्स ने अपने आप को माहौल के मुताबिक ढाला हुआ है। क्यों? क्योंकि फ्रॉग जो है वो यूज करता है लो और हाई फ्रीक्वेंसी साउंड को डिफरेंट सिचुएशन में, क्योंकि उसने मेटिंग कॉल्स भी देनी होती हैं हाई फ्रीक्वेंसी साउंड्स की, दैट ऑफ प्राइमरी इंपॉर्टेंस, क्योंकि वो उसके सर्वाइवल के लिए, उसकी ब्रीडिंग के लिए जरूरी है। एट अदर टाइम लो फ्रीक्वेंसी साउंड में वार्न ऑफ अप्रोचिंग प्रेडेटर, कभी वो हल्की फुल्की आवाज निकालता है प्रेडेटर को डराने के लिए। तो ये दोनों मैकेनिज्म नेचर ने इसके अंदर रखे हुए, इसीलिए इसके अंदर बड़ा एवॉल्व किस्म का जो है ना ईयर का सिस्टम मौजूद है। सैलमेंडर, सैलमेंडर जो है ये भी एक एम्फीबियन है, इसको गिरगिट कहते हैं आप। ये अपना कलर चेंज करता है। लैक का टिम्पैनम, अब ये खुद देखें कि एम्फीबियन के अंदर जो है ना वेरिएशन पाई जा रही है कि सैलमेंडर में ना तो टिम्पैनम है और ना ही मिडल ईयर है। दे लिव इन स्ट्रीम्स, पॉन्ड एंड केव्स एंड बीनीथ द लीफ लिटर। ये ज्यादातर पानियों में और पत्तों के नीचे और गारों में रहते हैं। दे हैव नो मेटिंग कॉल्स, ना तो ये कोई मेटिंग के लिए कॉल करते हैं, ना तो ये आर ओनली साउंड दैट हियर प्रोबेबली ट्रांसमिट थ्रू द सबस्ट्रेटम। और जिस जगह पर ये मूव करें सिर्फ ये वो हल्की फुल्की आवाज को डिटेक्ट करते हैं, तो इसलिए इनके पास इनर ईयर ही सिर्फ होता है। ये हर एनिमल की अपनी एडेप्टेशन है, उसकी अपनी हैबिटेट है, उसकी अपनी एक्टिविटीज पर डिपेंड करता है कि उसकी सेंस ऑर्गन कितने वेल डेवलप है।
तो ये देखिए यहाँ पर से आपको मैकेनो रिसेप्टर दिखाए हुए फिश के अंदर, ये मैकेनो रिसेप्टर है फिश का, जिसमें क्या है कि ये एक बोनी फिश की ये न्यूरोमैस क्लस्टर हैं जो दरमियान में जा रहे हैं। न्यूरोमैस जो है बेसिकली मैकेनो रिसेप्टर है। फिर फ्रॉग में भी न्यूरोमैस मौजूद है, आपको नजर आ रहे हैं। और सी पर जो है वो कहता है कि एक्शन ऑफ न्यूरोमैस स्टिमुलेशन, सी पर इस तरह स्टिमुलेट होता है, द वाटर मूवमेंट फोर्सेस द कैप। तो इस तरह ये सारा यानी सिस्टम आपको दिखा रहा है कि कैसे अगर पानी उसके साथ टकराए तो फिर क्या-क्या तब्दीलियाँ उसके अंदर आती हैं न्यूरोमैस्ट में, कवरिंग अ ग्रुप ऑफ टू बेंड और डिस्टॉर्ट। तो इस तरह ये बेंड भी हो रहा है जब उसके साथ स्टिमुलस टकरा रहा है, देयरफॉर डिस्टॉर्टिंग द स्मॉल सेंसरी हेयर्स producing a generator potential. The generator potential causes an action potential in the sensory neuron. उसके बाद हम ईयर का स्ट्रक्चर इंटरनल देखते हैं, एक ह्यूमन ईयर का, जिसको हम क्विकली कवर करेंगे। ह्यूमन ईयर्स जो है ना, ये देखिए ये एक इंसान का जो है ईयर है। ये इसके पार्ट्स आप देखें पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख सकते हैं कि जी आउटर ईयर, मिडल ईयर और इनर ईयर। तो जी ये आपका जो एक्सटर्नल ईयर है ना, ये दिस इज कॉल्ड ईयर पिन्ना। इसको किसी-किसी जगह पर ये भी लिखा हुआ है कि जो एक्सटर्नल ईयर है आपका या पिन्ना जो है, ये जो आपको बाहर नज़र आता है, ये वेस्टिजियल है। वेस्टिजियल का मतलब है कि ये एक ऐसा ऑर्गन है जिसका कोई काम नहीं है। यानी जो बाहर-बाहर आपका ईयर का स्ट्रक्चर है ना, इसका बाहर तो सुनाने में कोई काम नहीं है। जो आपकी साउंड वाइब्रेशन की डिटेक्शन है या व्हाटएवर, वो तो इंटरनल काम हो रहा है सारा। तो इसको कहा जाता है कि ये वेस्टिजियल है। बहरहाल इधर को उसको हेलिक्स भी कह रहा है। आउटर ईयर ये है, फिर ये मिडल जो है ना, मिडल में फिर ये ईयर ऑसिकल्स हैं जिनको हमने नाम किए इनकस मेलियस, फिर टिम्पैनम भी आपकी मिडल ईयर में है, ठीक है। और जो इनर ईयर है उसमें फिर आपकी ये सेमी सर्कुलर कैनाल्स, फिर फेशियल नर्व, वेस्टिब्यूलर नर्व जो ब्रेन को लेकर जाएगी, कॉकलियर ब्रेन के पास ले जाएगी, कॉकलिया है, ये सारे इनर ईयर के पार्ट है, राउंड विंडो, टिम्पैनिक कैविटी। ये एक इंसान का जो है ना ईयर स्ट्रक्चर है। नोट द आउटर मिडल एंड इनर रीजन, द इनर ईयर इंक्लूड द सेमी सर्कुलर कैनाल विच आर इन्वॉल्व विद इक्विलिब्रियम। ये जो सेमी सर्कुलर कैनाल ये आपको तीनों नजर आ रही है ना, ये आपके इक्विलिब्रियम को मेंटेन करती हैं। एंड कॉकलिया जो है, कॉकलिया आपका इन्वॉल्व है हियरिंग के साथ। ये कॉकलिया है, ये जो है सेमी सर्कुलर कैनाल्स है, ये दोनों जो इनर ईयर के पार्ट्स हैं, ये हियरिंग और इक्विलिब्रियम दोनों में जो है ना अपना काम कर रहे हैं। तो हम इसको देखते हैं इन पार्ट्स को कि इनके क्या फंक्शंस हैं, इनके नाम क्या हैं। तो एनाटॉमी ऑफ द ह्यूमन ईयर उसने आपको दिखाई हुई है। अच्छा, ह्यूमन ईयर हैज थ्री डिवीजन्स, आउटर, मिडल एंड इनर। द आउटर ईयर कंसिस्ट ऑफ ऑरिकल एंड एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। आउटर ईयर आप इस कैनाल को भी कह सकते हैं, जो आपकी फर्स्ट कैनाल है जिसको आप मतलब क्लीन भी करते हैं, दिस इज बेसिकली ईयर कैनाल। द मिडल ईयर बिगिंस एट टिम्पैनम मेम्ब्रेन। मिडल ईयर यहाँ से स्टार्ट होता है जहाँ से, यहाँ पर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, यहाँ पर जाकर आपकी आवाज टकरा रही है, यानी यहाँ से आपका इनर ईयर स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, टिम्पैनम से। तो वो कहता है कि द आउटर ईयर, द मिडल ईयर बिगिन एट द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। टिम्पैनम को ईयर ड्रम भी कहते हैं, और एंड इनसाइड द स्कल वेयर टू स्मॉल मेम्ब्रेनियस ओपनिंग्स आर ओवल एंड राउंड विंडो आर लोकेटेड। थ्री ऑसिकल्स आर बिटवीन द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन एंड ओवल विंडो। तो इनके दरमियान तीन वही मैंने आपको बताया कि मेम्ब्रेन्स मौजूद है। द थ्री स्मॉल ऑसिकल्स जिनको आप कहते हैं बिटवीन द टिम्पैनम एंड ओवल विंडो, दे इंक्लूड द मेलियस। अच्छा, इनके डिफरेंट नाम भी हैं, इनकस और स्टेप्स। मैंने आपको ये नाम बताए, मेलियस, इनकस और स्टेप्स। और इनको किसी किसी बुक में मेलियस को हैमर, इनकस को एनविल और स्टेप्स को स्टिरअप भी लिखा गया है। So named for their shape, the malleus adhere to tympanic membrane and connect to the incus। तो ये इनकी शेप की वजह से इनके इस तरह के नाम रखे गए हैं। वो कहते हैं कि जो मेलियस है वो एडहेयर यानी लगी चिपकी भी होती है टिम्पैनम के साथ, और इनकस को भी कनेक्ट करती है। द इनकस कनेक्ट टू स्टेप्स व्हिच एडहेयर टू द ओवल विंडो। तो इस तरह ये तरतीब से तीनों बोन्स जुड़ी हुई हैं।
द ऑडिटरी ट्यूब जो है आपकी स्टैकियन ट्यूब। अच्छा, यहाँ पर बड़े ये जो स्टैकियन ट्यूब है इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। जो वर्टिब्रेट्स होते हैं ना, वर्टिब्रेट के जब एम्ब्रियो को स्टडी किया गया तो उसमें जो है ना गिल्स देखे गए। जो वर्टिब्रेट्स होते हैं ना इनके एम्ब्रियो में गिल्स देखे गए, लेकिन कुछ वर्टिब्रेट हैं जो एडल्ट कंडीशन में गिल्स को इस्तेमाल करते हैं और कुछ नहीं करते। जैसे अब आप लोग हैं, तो आप लोगों में तो गिल्स का कोई काम नहीं है। तो ये कहा जाता है कि गिल्स जो है ना कुछ एनिमल के, वो फिर तब्दील हो गए स्टैकियन ट्यूब में। स्टैकियन ट्यूब एक ऐसी ट्यूब है जो कनेक्ट करती है मिडल ईयर को थ्रॉट के साथ। ठीक है, तो ये आपने याद रखना, ये वर्टिब्रेट की एवोल्यूशन है कि आपके अंदर स्टैकियन ट्यूब मौजूद है जो कि एवॉल्व्ड है फ्रॉम गिल पाउचेस फाउंड इन द एम्ब्रियो ऑफ द ह्यूमंस एंड इट कनेक्ट मिडल ईयर विद थ्रॉट। ठीक है, द ऑडिटरी ट्यूब इसको कहते हैं, एक्सटेंड फ्रॉम द मिडल ईयर टू नेसोफेरेंक्स एंड इक्वलाइजेस एयर प्रेशर बिटवीन द मिडल ईयर एंड द थ्रॉट। तो ये आपने इसका फंक्शन भी याद रखना है कि एयर प्रेशर जो आपका मिडल ईयर और थ्रॉट के दरमियान है इसको मेंटेन करती है। द इनर ईयर जो है ना, इनर ईयर फिर मजीद एक डीप स्ट्रक्चर है जिसके 3 कंपोनेंट है। द फर्स्ट टू, द वेस्टिब्यूल एंड सेमी सर्कुलर कैनाल, आर कंसर्न विद इक्विलिब्रियम। और इनर ही का पार्ट कॉक्लिया है जो कि इन्वॉल्व है हियरिंग के साथ। द सेमी सर्कुलर कैनाल आर अरेंज्ड सो दैट वन इज इन ईच डायमेंशन ऑफ स्पेस। प्रोसेस ऑफ हियरिंग जो है वो क्या है, ये मतलब अगर आपको पार्ट्स पता चल गए, क्योंकि ज्यादातर जो है ना काम मिडल और इनर में हो रहा है। जी सॉरी, हम इसका जो है ना हियरिंग का प्रोसेस देखते हैं कि कैसे साउंड वेव्स एंटर होती हैं आपके ईयर में, कैसे वो मिडल से इनर तक की तरफ जाती है। तो कहता है कि साउंड वेव एंटर द आउटर ईयर, आउटर ईयर से साउंड वेव एंटर होती हैं, प्रेशर क्रिएट करती हैं और फिर वो टिम्पैनिक तक पहुंचता है। फिर एयर मॉलिक्यूल जो है प्रेशर के अंदर जो होते हैं वाइब्रेट करते हैं टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को। जब टिम्पैनिक मेम्ब्रेन वाइब्रेट होती है उसकी वजह से उसके साथ लगी हुई मेलियस भी वाइब्रेट होती है ऑन द अदर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन। द हैंडल ऑफ द मेलियस, और मेलियस का एक हैंडल जो है वो इनकस के साथ जुड़ा हुआ होता है, फिर वो उसको भी वाइब्रेट करता है। और इनकस का वाइब्रेट होना मूव करता है स्टेप्स को बैक एंड फोर्थ अगेंस्ट द ओवल विंडो। तो ये तरतीब है उसकी। फिर क्या होता है कि जी द मूवमेंट ऑफ ओवल विंडो की जो मूवमेंट है सेट अप प्रेशर चेंजेस। तो फिर इसका मतलब है कि पूरे ईयर में एक प्रेशर डेवलप हो जाता है और प्रेशर की तब्दीली होती है दैट वाइब्रेट द फ्लूइड इन द इनर ईयर। और फिर आपकी जो सेमी सर्कुलर कैनाल है उनमें फ्लूइड भरा हुआ है, फिर वो वाइब्रेट करता है। These vibrations are transmitted to the basilar membrane, और फिर ये वाइब्रेशन बेसिलर मेम्ब्रेन तक पहुंचती है जो कि उसको रिपल का मतलब है उसको मूव कराती हैं। रिसेप्टर हेयर सेल्स होते हैं फिर आपके ईयर में, जो रिसेप्टर्स हैं जिनको आप फोनो रिसेप्टर कहते हैं, उनका नाम है रिसेप्टर हेयर सेल्स ऑफ द ऑर्गन ऑफ कोटाई। इसको अंडरलाइन कर लें, दैट आर इन कांटेक्ट विद द ओवरलाइंग टेक्टोरियल मेम्ब्रेन आर बेंट। तो फिर आप देखें कि कैसे शुरू से लेकर आखिर तक साउंड जो है वो आपके ईयर में ट्रेवल करता है और कैसे तमाम हिस्सों को वाइब्रेट करवाता चला जाता है, काजिंग और आखिर पर टेक्टोरियल मेम्ब्रेन है जो बेंड होती है। तो फिर जनरेटर पोटेंशियल पैदा होता है जिसकी वजह से आपके ब्रेन तक मैसेज जाता है वाया वेस्टिब्यूलो कॉक्लियर नर्व, जिसका जिक्र हमने कल किया था, जो कि एक क्रेनियल नर्व है, टू द ब्रेन। तो फिर ब्रेन उसको इंटरप्रेट करता है कि इस तरह की आवाज आपको आ रही है। वाइब्रेशन इन द कॉक्लियर फ्लूइड, वो जो फ्लूइड होता है उसकी जो वाइब्रेशन है डिसिपेट, और जैसे जैसे फिर आपको एक चीज सुनाई दे देती है या वो चीज खत्म हो जाती है तो फिर वो वाइब्रेशन डिसिपेट हो जाती है, खत्म हो जाती है एज द रिजल्ट ऑफ मूवमेंट ऑफ राउंड विंडो। ह्यूमंस आर, अच्छा एक दफा पेपर में पूछा गया क्वेश्चन था कि डॉग जो है वो कितनी फ्रीक्वेंसी का शायद साउंड जो है वो डिटेक्ट करता है, कुछ इस तरह का क्वेश्चन था। और एक क्वेश्चन ये था कि मैक्सिमम इंसानी जो ईयर है वो कितनी हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी को सेंस कर सकता है। ये उससे ऊपर जो है ना आवाज अगर हो तो वो उसकी बर्दाश्त से बाहर हो जाती है। ह्यूमंस आर नॉट एबल टू हियर लो, इंसान जो है ना बहुत हल्की फुल्की आवाज नहीं सुन सकता बिलो 20 साइकिल पर सेकेंड। जिसमें वो कहता है कि ऑल दो सम अदर वर्टिब्रेट कैन, लेकिन बाकी वर्टिब्रेट थोड़ी छोटी बिल्कुल हल्की फुल्की वाइब्रेशन, हल्की फुल्की
चीज को भी सेंस करते हैं। यंग चिल्ड्रन कैन हियर हाई पिच, लेकिन जो नौजवान होते हैं वो भी बहुत ऊंची आवाज को सुन सकते हैं, अप टू 20,000 साइकिल पर सेकेंड। बट दिस एबिलिटी डिक्रीज, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है ना, ये कुव्वत समाज जो है ये कम होती चली जाती है। अदर वर्टिब्रेट कैन हियर साउंड एट मच हायर फ्रीक्वेंसी, हालांकि बाकी वर्टिब्रेट बहुत हाई फ्रीक्वेंसी की साउंड को भी डिटेक्ट करते हैं, जैसे डॉग है कैन इजीली डिटेक्ट 40,000 साइकिल पर सेकेंड। तो डॉग कैन हियर साउंड फ्रॉम अ हाई पिच डॉग whistle that seems silent to human। तो ये जो है ना डिफरेंस है। द सेंस ऑफ इक्विलिब्रियम, अब कान का काम बैलेंस को मेंटेन करना भी है, कैन डिवाइडेड इनटू टू सेपरेट सेंसेस। स्टैटिक इक्विलिब्रियम रेफर टू सेंसिंग मूवमेंट इन वन प्लेन व्हेन बॉडी इज स्टिल। द ओटोलिथ, अच्छा ओटोलिथ का वर्ड आपने जरूर याद रखना है। तो कहते हैं जब आपकी बॉडी स्टिल होती है तो ऑटोलिथ इन द सेमी सर्कुलर कैनाल रेस्ट ऑन द हेयर सेल। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज ऑटोलिथ। तो otolith is a part of your ear that is directly involved with the equilibrium. When the head or body move horizontally, जब आप अपने हेड को या बॉडी को हॉरिजेंटली वर्टिकली मूव करते हैं तो इसके अंदर मौजूदा ग्रेन्यूल अपनी जगह से डिस्प्लेस होते हैं, जिसकी वजह से जेलेटिनस मटेरियल वो भी सैग होता है, डिस्प्लेस होता है। इस डिस्प्लेसमेंट की वजह से बेंड होते हैं हेयर सेल्स जो कि ऑटोलिथ पर थे, इसकी वजह से जनरेटर पोटेंशियल पैदा होता है। तो आपको अंदाजा होता है अपनी पोजीशन का। तो मूवमेंट फ्लूइड की जो है सेमी सर्कुलर कैनाल में वो भी मोशन को चेक करती है, मोशन की सिकनेस को भी। उसके बाद है जी हियरिंग एंड इक्विलिब्रियम इन वाटर। मछलियों की सुनने की समाज जो है, इन बोनी फिशेज रिसेप्टर फॉर इक्विलिब्रियम बैलेंस एंड हियरिंग आर इन द इनर ईयर। मछलियों में इनर ईयर में ज्यादा काम होता है, एंड देयर फंक्शन आर सिमिलर टू दोज ऑफ अदर वर्टिब्रेट। For example, semicircular canal detect rotational movement and other sensory patches help with equilibrium and balance by detecting the direction of gravitational pull. Since fishes lack the outer and middle ear, मछलियों के पास outer और middle नहीं बल्कि inner ear ही सिर्फ होता है। Vibration pass होती है from water through the bone of the skull to the inner ear. A few fishes have chains of bony ossicle. कुछ मछलियों के पास एक पूरी चेन होती है bony ossicles की that pass between the swim bladder and the back of the skull, जो स्विम ब्लैडर और स्कल की बैक तक जाती है। वाइब्रेशन दैट स्ट्राइक द फिश, वो वाइब्रेशन जो फिश के साथ टकराती हैं आर एम्पलीफाइड बाय द फिश की जो डिटेक्शन है या साउंड की जो हियरिंग है उसमें स्विम ब्लैडर का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, एंड सेंड थ्रू द ऑसिकल टू द स्कल, क्योंकि फिश के पास आउटर और मिडल ईयर नहीं है। Skin sensors of damaging stimuli. Pain receptor are bare sensory nerve ending that are present throughout the body of animal. आपकी बॉडी के ऊपर पेन रिसेप्टर डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट है, कहीं पर भी आपको कोई चीज टकराए तो आपको दर्द महसूस होता है, सिवाय ब्रेन और इंटेस्टाइन्स के। दीज नर्व एंडिंग्स आर आल्सो कॉल्ड नोसी रिसेप्टर। नोसी रिसेप्टर्स आर बेसिकली पेन रिसेप्टर। ये जो है ना, यहाँ ये आपको ऑटोलिथ दिखा रहा है जो बैलेंसिंग आपका है, बैलेंसिंग ऑर्गन है, ठीक है। यहाँ पर तो ये है जी आपका फिश के अंदर वो दिखा रहा है कि इनर ईयर फिश में और सेमी सर्कुलर कैनाल और फ्लूइड फिल्ड सैक बोन रिब वर्टिब्री, तो फिश में सिर्फ इनर ईयर है। साउंड वेव दैट एंटर द फेरेंक्स आर ट्रांसमिटेड टू गैस। तो जो साउंड वेव इसके फेरेंक्स या सांस की नाली से एंटर होती हैं वो फिर सिम ब्लैडर को भेजी जाती है, काजिंग इट टू एक्सपेंड, फिर वो फूल जाता है एंड कंट्रैक्ट एट फ्रीक्वेंसीज एंड एम्पलीट्यूड, और वो सुकड़ता चलता रहता है फ्रीक्वेंसी के हवाले से, जितनी शिद्दत के हवाले से जितनी शिद्दत की साउंड वेव्स होंगी। कॉन्टेक्टिंग द स्विम ब्लैडर इज अ बोन दैट इज सस्पेंडेड बाय लिगामेंट। फिर एक बोन है जो कि लिगामेंट के जरिए जुड़ी हुई है, वो भी वाइब्रेट करती है। द वाइब्रेशन पास फ्रॉम अलोंग अ चेन ऑफ बोन्स, और फिर इस तरह बोन की जो चेन है वहां तक वाइब्रेशन ट्रांसमिट होती है और फिर फ्लूइड फिल्ड सैक के साथ जो है ना वो जाकर टकराती हैं, जो कि फिर इनर ईयर और फिर इनर ईयर ब्रेन के पास मैसेज लेकर जाता है। सिवियर हीट कोल्ड इरिटेटिंग केमिकल, अगर आपको हीट कोल्ड केमिकल और स्ट्रॉन्ग मैकेनिकल स्टिमुलाई यानी को दबना किसी चीज का पेनिट्रेट करना, ये रिस्पॉन्स पैदा करता है नोसी रिसेप्टर से, और ब्रेन इंटरप्रेट करता है इसको एज अ पेन या इचिंग। डिटेल ऑफ स्ट्रक्चर एंड फिजियोलॉजी ऑफ द पेन रिसेप्टर हाउएवर आर अननोन। लेकिन इसका डिटेल क्या है कि कैसे पेन वाला मैसेज आपके ब्रेन तक जाता है ये अभी तक नोन नहीं है। ये डायग्राम में आपको ऑटोलिथ दिखाया हुआ है। रिसेप्टर हेयर सेल्स इन द यूट्रिकल एंड सेक्यूल रिस्पॉन्ड टू साइडवेज और अप और डाउन मूवमेंट व्हेन द हेड इज अप। अब ए पर वो आपको बता रहा है कि हेड जब आपका अपराइट होता है, ऑटोलिथ्स आर बैलेंस,
डायरेक्टली ओवर द सीलिया ऑफ रिसेप्टर हेयर सेल व्हेन द हेड बेंड फॉरवर्ड, या हेड आगे को मूव करता है, द ऑटोलिथ शिफ्ट एंड सीलिया ऑफ हेयर सेल बेंड, दिस बेंडिंग ऑफ हेयर इनिशिएट्स अ जनरेटर पोटेंशियल। ये आपका इक्विलिब्रियम और बैलेंस को मेंटेन कर रहा है। ठीक है जी। स्किन सेंसर्स ऑफ हीट एंड कोल्ड, आपकी स्किन के ऊपर हीट और कोल्ड को सेंस करने वाले भी बड़े अच्छे रिसेप्टर हैं। चले हम ये जो स्किन सेंसर है हमारा रह गया है, स्मेल रह गया, ऑल्फैक्शन जिसको कहते हैं, और आई का जो है ना वर्टिब्रेट का, ये इसको हम कल देख लेंगे। और कल हम इससे मिलता जुलता एफएससी में से चैप्टर पढ़ेंगे जो कि है थर्ड चैप्टर है कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। तो ये सारी चीजें हम उसमें भी देखेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।